नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। याद आ गई आपको कि आपकी कोई यूनी भी है जिसमें आप पढ़ती हैं। यूनी के गेट से दाखिल होती ब्लैक अबाया पर ब्लैक हिजाब लगाए, नकाब से चेहरा ढके, हाथों में हैंड ग्लव्स पहने, कंधे पर बैग लटकाए, खुद को पूरी तरह ढांपे लड़की को देख उसकी दोस्त तंज करती है। ओफो यार, तुम तो जानती हो मेरी मामा को अगर मैं रोजे की हालत में कमरे से भी बाहर निकल जाऊं तो वो डांट देती हैं। कहती हैं आरजू जाके कमरे में आराम करो वरना रोजा लग जाएगा। तो भला वो मुझे यूनी कैसे आने देती रमजान में। जल्दी जल्दी कदम आगे की जानिब बढ़ाते वो अपनी दोस्त को सारी कहानी भी बताती जाती है। फिर आज आंटी ने कैसे आने दिया, खुद कहाँ आने दिया है यार। ये तो मैंने रात को पापा और भाई के सामने रोना डाला था तो उन्होंने मामा को मनाया, वरना मामा आज भी मुझे ना आने देती। एक तो तुम्हारी मम्मा भी ना तुम्हें अब तक बच्चा बना रखा है। आपस में बातें करती वो दोनों कैंटीन के सामने से जल्दी जल्दी गुजर रही थी जब चलते चलते आरजू के कदम एक पल को रुकते हैं। वो 2 कदम पीछे जाते चेहरा कैंटीन की जानिब मोड़ती है, पर वहां का मंजर देख उसकी आंखें सुर्ख हो जाती हैं, जहां 3-4 लड़के एक कमजोर से लड़के को जबरदस्ती मुंह में बर्गर डाल रहे थे, जबकि वो बार बार कह रहा था मेरा रोजा है, मैं ये नहीं खा सकता। पर इन लड़कों में से कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। ये वासे दुरानी और उसके दोस्त हैं। कुछ दिन पहले ही यूनी आए हैं और आते ही अपनी दहशत फैलाकर पूरी यूनी में फेमस हो गए हैं। उसकी दोस्त एक शख्स की जानिब इशारा करके उसे बताती है जो कुर्सी पर बैठकर सारे मंजर को एंजॉय कर रहा था। आरजू की जानिब उसकी पीठ थी। आरजू ये सब देख अपनी मुट्ठियां भींचकर अपना बैग कंधे से उतारकर अपनी दोस्त को देती है। आरजू खबरदार, जो तुमने इनसे कोई पंगा लिया, चलो क्लास में। पर आरजू उसकी एक भी सुने बगैर उन लड़कों की जानिब बढ़ जाती है। ये क्या कर रहे हैं आप लोग, दिखाई नहीं देता उनका रोजा है और आप उन्हें खाना खिला रहे हैं, छोड़े उन्हें। आरजू गुस्से से उनके पास पहुंचकर कहती है। उसकी आवाज पर वसे दुरानी मुड़कर उस लड़की को देखता है जिसने उसके काम में टांग अड़ाने की कोशिश की थी, पर उसे आंखों के सिवा उस लड़की का और कुछ नजर ना आ सका। वसे दुरानी अपनी जगह से उठकर उसके रूबरू खड़ा हो जाता है। ठीक है, उसको छोड़ देते हैं, फिर आपको खिला देते हैं बर्गर। बर्गर की जानिब इशारा करके कहा जाता है आप लोगों में शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। अगर आप रोजे नहीं रख सकते तो एटलीस्ट रमजान और रोजेदार का एहतराम ही कर लें। आरजू की बात पर वासे दुरानी का बेसाख्ता कहका बुलंद होता है। हमें एहतराम करना नहीं आता, आप सिखा दें। एक कदम उसकी जानिब बढ़ाते मासूमियत से कहता वो आरजू को तो जहर ही लगा था। एहतराम सिखाना माँ बाप का काम होता है, अजनबियों का नहीं। उसकी बात पर वासे दुरानी की आंखें पल में सुर्ख होती हैं। उसको बाजू से दबोचे वो उसे अपने करीब तर करते उसकी आंखों में देखता है। लड़की, मेरे मामलात में टांग अड़ाने की कोशिश मत कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गुस्से से कहता वो उसकी हेजल ग्रीन आंखों में देखता है जिसमें उसके लिए सिर्फ गुस्सा ही गुस्सा झलक रहा था, जबकि उसके दोस्त खामोश से खड़े उनको देखते हैं। आज तो हाथ लगा लिया, अगली बार अगर हाथ लगाने की कोशिश भी की तो इस हाथ को फिर किसी काबिल नहीं छोड़ूंगी। पल में उसको धक्का देकर खुद से दूर किए उंगली उठाकर गुस्से से वार्न करती वो वासे दुरानी को मुतासिर कर गई थी। ओ रियली, चलो फिर ट्राई करते हैं। उसकी बात को मजाक में उड़ाते वो उसकी जानिब हाथ बढ़ाता है जिसे आरजू खुद तक पहुंचने से पहले ही पकड़कर मरोड़ देती है, और वो जो इस सब के लिए तैयार नहीं था झटके से अपना हाथ छुड़वाता दर्द से उसकी एक सिसकी निकलती है, जबकि उसके दोस्त तो हैरत से दोनों को देखते हैं। मुझे कमजोर और बेबस हरगिज मत समझिएगा, अपने पर उठने वाले हाथों को तोड़ना मैं खूब जानती हूँ, इसलिए दोबारा मुझे हाथ लगाने की गलती से गुरेज कीजिएगा। गुस्से से कहती वो मुड़कर उस लड़के को इशारा करती है जो उसका इशारा समझते फौरन वहां से भाग जाता है। अब के उसे कोई रोकता भी नहीं है, जबकि पीछे वासे दुरानी मुतासिर को नजरों से उसे जाते देखता है। भाई आप ठीक है ना, मुझे इस लड़की के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अपने दोस्तों की बातों को इग्नोर करके वो आरजू पर नजरें गाड़े अपना हुक्म सुनाता है, और आरजू अपनी दोस्त से बैग लेकर एक नजर पीछे मुड़कर वासे दुरानी को देखकर वहां से चली जाती है। इन सब चक्करों में वो आज क्लास से भी लेट हो गई थी। आरजू की बच्ची, रुको तुम, मैं आज भाई को बताऊंगी कि तुम उनकी सिखाई स्किल्स को इस तरह यूज करती हो और यूनी में सबसे पंगा लेती रहती हो। क्लास में वो तो दोनों लेट हो चुकी थी, इसलिए अब वो दोनों पार्क में बैठी थी कि उसकी फ्रेंड उसे धमकी देती है। उसे डर था वासे दुरानी जैसे खतरनाक बंदे से पंगा लेकर वो खुद को किसी बड़े खतरे में न डाल ले। बता देना, उन्होंने पूरी बात जानकर मुझे शाबाशी देनी है। हमेशा की तरह बेफिक्रिया लहजा उसकी दोस्त को
चिढ़ दिला गया। आरजू, तुम ना अपनी इसी लापरवाही की वजह से किसी दिन किसी बड़े खतरे में फंसोगी, देखना। तो फंसने दो, फिर हमेशा की तरह अल्लाह कर लेगा मेरी हिफाजत, यकीन से जवाब दिया जाता है, जिसे सुनकर उसकी दोस्त दिल में उसकी सलामती की दुआ करती है। वो दोनों स्कूल से लेकर साथ थीं और एक साथ दूसरे के बहुत करीब भी थीं। आरजू का सबसे जितना भी दोस्ताना रवैया क्यों ना हो, पर उसकी दोस्त सिर्फ एक ही थी जो उसे बहुत अजीज थी। ये थे आरजू फारूकी और वासे दुरानी। वासे दुरानी इस शहर के जाने माने बिजनेसमैन नवीद दुरानी और उनकी मरहूम बेगम आयशा दुरानी की इकलौती औलाद था, जिस पर बचपन से ही ध्यान ना देने की वजह से वो बड़ा होकर खासा बिगड़ चुका था। दुनिया का ऐसा कोई गलत काम नहीं था जो वासे दुरानी ना करता हो, पर फिर भी उसको रोकने वाला कोई ना था। और दूसरी तरफ थी आरजू फारूकी, मुजम्मिल फारूकी और खदीजा फारूकी की सबसे छोटी और लाडली बेटी। हुसन और सीरत दोनों में सबसे आगे, नर्म मिजाज और हमेशा अपने हुसन को लोगों से छुपा कर रखने वाली, खुद को किसी की अमानत समझने वाली आरजू फारूकी अपने घर वालों की जान थी, पर बहुत जल्द ये किसी और की भी जान बनने वाली थी। अस्सलाम वालेकुम मम्मा जानी, कैसी हैं आप? घर में दाखिल होते आरजू सीधा किचन में आकर अपनी माँ को पीछे से हक करके कहती है, वालेकुम अस्सलाम, मेरी जान आ गई। आप तबीयत ठीक है ना? रोज़ा तो नहीं लग रहा आपको? उसकी मामा उसको देखते ही फिक्रमंदी से शुरू हो गई थी। मामा, मैं ठीक हूँ और कसम से मुझे तो फील भी नहीं हो रहा कि मुझे रोज़ा है। आप एवं इतनी टेंशन लेती हैं। आरजू प्यार से अपनी माँ को तसल्ली देती है, पर उनके तासुरात देखकर लग रहा था कि वो कुछ खास मुतमईन नहीं हुई। अच्छा ठीक है, आप कमरे में जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर नमाज पढ़कर थोड़ी देर सो जाना, वक्त जल्दी गुजर जाएगा। उसकी माँ उसके माथे पर बोसा देकर कहती है तो आरजू सर हिलाकर अपने कमरे में चली जाती है। भाई, इस लड़की के बारे में मालूम हो गया है। वासे दुरानी जो यूनी से घर आकर गधे घोड़े बेचकर सो रहा था कि मोबाइल पर होती बेल से बगैर फोन नंबर देखे फोन उठाकर कान पर रख लेता है, पर आगे से अपने दोस्त की बात सुनकर उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। शुरू हो जाओ, मैं सुन रहा हूँ। वैसे ही लेटे हुए हुक्म सुनाया जाता है। उसका पूरा नाम आरजू फारूकी है, बाप का नाम मुजम्मिल फारूकी और माँ का नाम खदीजा फारूकी है। मुजम्मिल फारूकी के 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी जो शादीशुदा है और दूसरे नंबर पर इनका एक बेटा है अब्बास फारूकी, और सबसे छोटी है आरजू फारूकी जो कि यूनी से पहले सेमेस्टर में है। उसका दोस्त पेज पर लिखी आरजू की सारी इन्फॉर्मेशन उसके गोश्त गुजार कर रहा होता है और वही ये सब सुनकर वासे दुरानी मुस्कुरा देता है। इंटरेस्टिंग। तो मिस आरजू फारूकी, तुमने मुझे धमकी दी थी ना, अब तैयार हो जाओ, आ रहा हूं मैं तुम्हारी जिंदगी में तबाही मचाने। फोन बंद के तस्वर में आरजू को बोलकर वो वापस नींद की वादियों में चला जाता है। हेलो ब्रो, कैसे हैं आप? अपने भाई के पास बैठते कॉफ़ी का कप उनकी जानिब बढ़ाने के साथ उनका हाल भी पूछा जाता है। मैं फिट, तुम सुनाओ, आज रोज़ा तो नहीं लगा? अब्बास कॉफ़ी का सिप लेते हुए शरारत से पूछता है। भाई, मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ, पर पता नहीं मामा को इतनी कमज़ोर क्यों लगती हूँ। वैसे मज़े की बात बताऊँ, जब मैं घर पर होती हूँ ना, तो कमरे में बैठे बैठे मुझे भूख का शिद्दत से एहसास होता है, पर आज तो मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। आरजू भाई की बात पर मुंह पहले फुलाती बोलती, बाद में उन्हें आज की अपनी कैफियत बताती है। मेरा बच्चा, माँ को हमेशा अपने बच्चे कमज़ोर ही लगते हैं, फिर चाहे वो कितने ही मोटे क्यों ना हो। अब्बास की बात पर आरजू खिलखिलाकर हंस देती है। सच में भाई, इसीलिए मम्मा को आप भी कमज़ोर लगते हैं, जबकि आप काफ़ी हद तक मोटे हो चुके हैं। आरजू उसकी बात के जवाब में शरारत से कहती, जिस पर अब्बास मुंह खोले खुद को देखता है। मेरी जान, इसको मोटा नहीं बोलते, ये जो पूरा दिन रात में जिम करने लगा रहता हूँ ना, ये इसका नतीजा है। तुम क्या जानो, लड़कियां मरती हैं ऐसे डोलों पर। अब्बास अपने डोले दिखाता है। भाई, आपको शर्म नहीं आती अपनी बहन के सामने लड़कियों की बातें करते हुए? आरजू मुंह बनाए कहती है। क्यों नहीं, कि तुम तो मेरी दोस्त हो, वो भी पक्की वाली, इसलिए तुमसे बात करते हुए कैसे शर्माना। अब्बास उसके गाल खींचकर शरारत से कहता है। ओ हाँ, याद आया। आरजू कुछ याद आने पर उछल कर कहती है, आपको पता है आज यूनी में ना एक लड़का आया था। आहिस्ता आहिस्ता आरजू से वासे दुरानी से हुई मुलाकात के बारे में सब बताती है। शाबाश, बहुत अच्छा किया तुमने, बल्कि तुम्हें तो इस हाथ में उसके हाथ ही तोड़ देने चाहिए थे। अब्बास उसे शाबाशी देते कहता है, जिस पर आरजू खुश हो जाती है। मुझे पता था आप यही बोलोगे, वरना कोमल तो मुझे धमकी दे रही थी कि वो आपको मेरी शिकायत करेगी। मैं हर किसी से लड़ती रहती हूँ, तो मैंने भी उसे कह दिया कि जाओ जाके कर तो शिकायत। आरजू खुश होते हुए अब उसे अपनी दोस्त की बातें बताती है। वो दोनों बहन भाई एक दूसरे के पक्के दोस्त थे। जो बातें वो किसी से नहीं कर सकते थे, वो हर बात ये एक दूसरे से शेयर करते थे। मैं सही का साथ देने के लिए तुम्हें कभी भी नहीं रोक सकता, और जहां तक रही बात किसी पंगे की, तो मैं हूं ना, कोई भी मसला हुआ तो मैं सब संभाल लूंगा। अब्बास की बात पर आरजू मुस्कुरा देती है। वो दिल ही दिल में रब का शुक्र बहुत अदा करती है। उसे इतने अच्छे घर वाले मिले जो हर हाल में उसे सपोर्ट करते थे, उसकी हिम्मत बनाते थे। मुस्कुराते हुए चाय के कप उठाकर वो किचन में रखने चली जाती है।
अगले दिन आरजू यूं नहीं आई तो वासे दुरानी को गेट पर खड़ा पाया, पर वो इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगी जब वो उसके सामने आकर खड़ा हो गया, जिसकी वजह से मजबूरन आरजू को रुकना पड़ा। हाय, कैसी हो? वासे दुरानी का अंदाज देखकर आरजू अबरू उचकाकर उसे देखती है। बात सुने, मैं क्या आपकी कोई सालों पुरानी दोस्त हूँ जो आप मुझसे इतने बेतकल्लुफ होकर बात कर रहे हैं? आरजू कमर पर हाथ रखकर अपनी आंखों को छोटा किए उससे पूछती है, जिस पर वासे दुरानी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अब तक तो नहीं, पर हम आगे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? वासे उसके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, जिस पर आरजू की आंखें पूरी खुल जाती हैं। मतलब इसके जैसा बदतमीज लड़का आरजू फारूकी से दोस्ती करना चाहता है। सॉरी, मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती। क्यों? क्योंकि हमारे मजहब में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, और जिस चीज़ के लिए मेरा अल्लाह मुझे मना करता है उसको करने का मैं सोच भी नहीं सकती। इसके क्यों का जवाब मैं आरजू ने बहुत आराम से दे दिया, जिस पर वासे का कहका बुलंद होता है। सीरियसली, तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हें मना किया है? वैसे तुम्हारे ये अल्लाह होते कहाँ हैं? मैंने तो कभी नहीं देखे, बस सुना है कि एक अल्लाह है जो इस दुनिया को चलाता है पर खुद दिखाई नहीं देता। पर वो तुमसे बात कैसे करता है? वासे उसकी बात पर हंसते हुए मजाक उड़ाने वाले अंदाज में पूछता। आरजू को अफसोस से खुद को देखने पर मजबूर कर गया। अल्लाह पाक दिखता है और बात भी करता है, बस उसके लिए नीयत साफ होनी चाहिए। और अगर आपको कभी अल्लाह से बात करने का दिल चाहे ना, तो एक बार कुरान खोलकर पढ़ लीजिएगा, यकीनन अल्लाह आपसे भी बात कर लेगा। आरजू को उसके लहजे पर बहुत गुस्सा तो आया, पर फिर ये सोच कर कि ये अल्लाह और उसके बंदे का आपस का मामला है, इसलिए इसे बीच में नहीं पड़ना चाहिए, तो अपने गुस्से को पीकर वो नर्म लहजे में उसे समझाती है। मेरे पास बात करने को बहुत से लोग हैं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारे अल्लाह से बात करने की। वासे का अब भी वैसा ही लहजा था, जैसे इसे ये टॉपिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आज नहीं है, पर मुझे यकीन है एक दिन आपको इनसे बात करने की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि आपके पास कोई बात करने वाला नहीं होगा। गिरने पर आपको कोई संभालने वाला नहीं होगा। इतने पैसे होने के बावजूद जब आपके अंदर सुकून नहीं होगा, तब आपको अल्लाह की ज़रूरत पड़ेगी, और मुझे यकीन है आपके दिल से मांगी एक माफ़ी पर अल्लाह आपको माफ़ कर देगा। आरजू मुस्कुराते हुए उससे कहती साइड से गुजर जाती है, और वासे को आरजू की बातें की आधी समझ आती है, आधी नहीं आती, पर उसका लहजा और उसकी बोलती हेजल आंखें देख वासे कितनी ही देर तक उसकी सोच में ही खोया रहता। खैर से रमज़ान मुबारक के रोज़े गुजर रहे थे और उनका ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा था। इस दिन के बाद से वासे हर रोज़ उसके इंतज़ार में गेट पर खड़ा रहता। जब वो आती तो उसका रास्ता रोक लेता और आरजू से हमेशा की तरह नर्म लहजे में समझाती, जिसे सुनने के बजाय वो उसकी आंखों में देखता रहता। उसे ये आंखें अच्छी लगने लगी थी। वो जब बात करते हुए कभी आंखें छोटी करती, कभी बड़ी करती, तो वासे का दिल चाहता वो बस इन्हीं आंखों में कहीं खो जाए। आज भी हर रोज़ की तरह वासे गेट पर खड़ा आरजू का इंतज़ार कर रहा था, पर वो थी कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। इंतजार करते करते 9 से अब 10 बजने को हो गए थे, पर आरजू नहीं आई और वासे का दिमाग गुस्से से पागल हो गया था। ये लड़की भी ना, जब इसे पता है कि मैं रोज इसका इंतजार करता हूँ, फिर भी आज नहीं आई। मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते हुए वो मुड़कर जाने लगा था जब उसे गेट से आरजू आती दिखाई देती है। कहाँ थी तुम? तुम्हें अंदाजा है कि मैं कितनी देर से यहाँ वेट कर रहा था? पल में उसके पास आकर उसका बाजू गुस्से से थामते कहता, जबकि आरजू की नजर तो उसके हाथ पर थी। बाजू छोड़िए मेरा। गुस्से से उसके हाथ को झटकती कहती, मैंने नहीं कहा था आपसे कि इंतजार करें मेरा, आपको खुद ही शौक है अपना वक्त जाया करने का। और दूसरी बात, मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रही हूँ, मुझसे दूर रहकर बात किया करें। इस दिन के बाद आज पहली बार आरजू से गुस्से में बात कर रही थी, जिस पर वासे जब से अपने हाथों की मुट्ठी बनाता है। भाई, आप इस लड़की को इतनी बातें कैसे बर्दाश्त करते हैं? कहीं आपको उससे सच में प्यार तो नहीं हो गया? आरजू के वहां से जाते ही वासे का दोस्त, जो कब से दूर खड़ा ये मंजर देख रहा था, उसके पास आकर कहता है, प्यार? वो भी इस कपड़े की दुकान से? तुम्हें क्या लगता है मेरा टेस्ट इतना खराब है? वासे उसकी बात पर हंसते हुए कहता है, फिर आप उसको इतना बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? देखा नहीं कितनी अकड़ है इस लड़की में? उसका दोस्त समझने से कासिर था कि आखिर वासे करना क्या चाहता है। बस यही अगर तो तोड़नी है। उसने मेरा हाथ झटका था ना, अब देखना तुम, वो खुद मेरे पास आएगी, मुझे हाथ लगाएगी और तब मैं उसका हाथ झटकूंगा, बिल्कुल उसकी तरह। वासे होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट सजाए उसे अपना आगे का लाया अमल बताता है, पर भाई मैंने सुना है ये जो पर्दे वाली लड़कियां होती हैं, ये खुद किसी लड़के के पास नहीं जाती और ना किसी लड़के को हाथ लगाती हैं, ये सिर्फ अपने हस्बैंड को हाथ लगाती हैं। उसका दोस्त कहीं से सुनी हुई बात याद करके उसे बताता है, हाँ, पर्दे वाली, ये सब सिर्फ दिखावा है। नखवत से कहते वासे वहां से चला जाता है। पीछे उसका दोस्त भी कंधे उचकाकर दूसरी सिमत चला जाता है। अस्सलाम वालेकुम मामा पापा। आरजू घर में दाखिल होकर बुलंद आवाज में अपने माँ बाप को सलाम करते अपना नकाब उतारती है। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसा गुजरा दिन? मुजम्मिल फारूकी सलाम का जवाब देते उसे अपने पास बुलाकर सवाल करते हैं। बहुत ही बुरा। आरजू वासे दुरानी की वजह से आज हरकत याद करके मुंह बनाए कहती है।
देखा देखा, मुझे पता था इसको रोजा लगेगा, इसलिए मैं इसको यूनी नहीं जाने देती थी। पर रुके रुके मम्मा, आप तो पूरी बात सुने बगैर ही शुरू हो गई। मुझे कोई रोजा नहीं लगता, बल्कि मुझे याद भी नहीं है कि मेरा रोजा है। अपनी माँ को फिर से इसी टॉपिक पर शुरू होते देख आरज़ू उनकी बात बीच में ही काट कर कहती है, फिर दिन क्यों बुरा गुजरा मेरे बच्चे का? मुजम्मिल फारूकी प्यार से उससे पूछते हैं। वो पापा, हमारी यूनी में ना एक बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का आया है। वो हर वक्त सबको अपनी जागीर समझता है। आरज़ू मुंह बनाते हुए उन्हें वासे दुरानी के बारे में बताती है। बेटा, किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलते। कोई भी इंसान पैदाइशी बुरा नहीं होता, उसे ये दुनिया बुरा बनाती है। इसलिए किसी भी इंसान को कभी भी नफरत नहीं करनी चाहिए। मुजम्मिल फारूकी हमेशा की तरह आज भी अपनी औलाद को समझाते हैं। वो हमेशा ही अपने बच्चों की गलत बातों पर उन्हें डांटते, उन्हें प्यार से समझाते। इसी का ही नतीजा है कि उनके तीनों बच्चे जल्द ही हर बात समझ भी जाते और अपनी गलती भी मान लेते थे। पर पापा, अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा बुरा हो, अल्लाह को भी ना मानता हो, सबके साथ बुरा करता हो और हर बात, हर बुरी आदत उसमें हो, फिर भी उससे नफरत नहीं करनी चाहिए। आरज़ू अब पूरी तरह अपने बाप की तरफ मतवज्जो हो गई थी। खदीजा फारूकी तो फिर से बाप बेटी की बातें शुरू होते देख उठकर अपने कमरे में आराम करने चली गई थी। बेटा, इंसान कितना ही बुरा है और कितना अच्छा, ये फैसला करने वाला हमारा रब है, हम नहीं। और कौन अल्लाह को मानता है और कौन नहीं, ये अल्लाह और उसके बंदे की आपस की बात है। एक बच्चे को अल्लाह से और दीन से उसके माँ बाप जोड़ते हैं, उसके आसपास का माहौल जोड़ता है। क्या पता जो लोग मुसलमान होते हुए भी अल्लाह से दूर हैं, उन्हें अल्लाह से जोड़ने की कोशिश ही की ना गई हो। ये कहते वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते हैं। एक बात और, कि इंसान चाहे कितने ही बुरे काम क्यों ना करता हो, लेकिन कभी भी इस इंसान से नफरत नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमेशा उसके बुरे कामों से नफरत करनी चाहिए और हमेशा अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह सबको सीधी राह पर चलने की हिदायत दे। मुजम्मिल फारूकी अपनी बात कहकर खामोश हो गए थे और आरज़ू किसी सोच में गुम हो गई थी। मैं समझ गई बाबा, अब मैं रोज दुआ करूंगी, अल्लाह ताला उस शख्स को सीधी राह पर ले आए। आरज़ू मुस्कुराती हुई कहती है, जिस पर मुजम्मिल फारूकी उसका माथा चूम लेते हैं। इनके सारे बच्चे इनका गरूर थे, पर आरज़ू इन्हें सबसे ज्यादा अजीज थी। वासे दुरानी नशे की हालत में लड़खड़ाते हुए घर में दाखिल होता है। जब अपने कमरे में जाते हुए पीछे से उसे नवीद दुरानी आवाज देते हैं, डैड अभी नहीं, मुझे नींद आ रही है। लड़खड़ाते कदमों के साथ साथ लड़खड़ाती आवाज में रुक रुक कर बोलता वो वापस अपने कमरे में जाने लगता है। आखिर तुम चाहते क्या हो वासे? हालत देखो क्या बना ली है तुमने अपनी। नवीद दुरानी उसको इस तरह नशे में धुत देखकर गुस्से से कहते हैं, तो मेरी इस हालत के जिम्मेदार भी तो आप हैं। वासे उनके गुस्से का असर लिए बगैर मुड़कर उनसे कहता है, देखो तुम मेरे इकलौते बेटे, और जिस तरह तुम आवारागर्दी करते फिरते हो, इससे मेरी बहुत बदनामी हो रही है। इसलिए अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वरना मैं तुम्हारा खर्चा बंद कर दूंगा। नवीद दुरानी को अब भी अपनी बदनामी की फिक्र थी। अगर यही थोड़ी फिक्र वो अपने बेटे की कर लेते पहले, तो शायद आज वो ऐसा ना होता। शोर की आवाज पर नवीद दुरानी की दूसरी बीवी भी नींद से जाकर कमरे से बाहर निकल आई थी। अरे बंद करो यार, आपको बस अपनी इज्जत की परवाह है, मेरी नहीं। जब से पैदा हुआ है मैं तब से आपके प्यार के लिए तरस गया। वासे अचानक से चीख कर उनको मजीद कुछ कहने से रोककर खुद बोलना शुरू कर देता है। बोलते ही उसकी आंखों में हल्की सी नमी छलक जाती है। अगर वो होश में होता तो शायद कभी ये सब ना कहता, पर नशे में तो कभी भी इंसान होश में बोलता नहीं है। वो सब नशे में बोल देता। उसके अल्फाज सब नवीद दुरानी को भी चुप लग गई थी। क्या हुआ? चुप क्यों हुए? अब बोलो ना। वासे उठा और उन्हें चुप कर देता कहता है, पर नवीद दुरानी जानते थे वो नशे में है और इस वक्त इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए बगैर उसकी बात का जवाब दिए वो अपने कमरे में चले जाते हैं। तो वासे भी गुस्से से उनकी पुश्त देखकर लड़खड़ाते कदमों से कमरे में जाकर बेड पर गिर जाता है और उसे पता ही नहीं चलता कब वो होशो हवा से बिल्कुल बेगाना होकर नींद की वादियों में चला जाता है। सुबह आरज़ू यूनी आई तो वासे को रोज की तरह गेट पर खड़ा पाया। उसे देखते ही आरज़ू को अपने पापा की बातें याद आई, इसलिए आज वो बगैर बेजार हुए सीधी चलती है। वो जानती थी वासे उसके पास आएगा और हुआ भी ऐसे ही। उसे देखकर वासे उसके पास चला आया, पर आज रास्ता रोकने की बजाय वो भी उसके साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। मेरे साथ क्यों चल रहे हैं? आरज़ू अपनी जगह रुककर सवाल करती है। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, मोहब्बत से जवाब मिलता है। आप मेरे साथ क्यों चलना चाहते हैं, जबकि आप में और मुझ में बहुत फर्क है? एक और सवाल पूछा जाता है। फर्क मिट भी तो सकता है, हल पेश किया जाता है। कैसे? आरज़ू नासमझी से उसकी ओर देखती रहती है। तुम मुझसे शादी कर लो, फिर सारे फर्क मिट जाएंगे, वासे बहुत आराम से कहता है, जबकि उसकी बात सुनकर आरज़ू आंखें बड़ी किए उसकी ओर देखती है। आपका दिमाग तो ठीक है? ये क्या बोल रहे हैं आप? होश में आते आरज़ू गुस्से से कहती है। इसमें दिमाग खराब होने वाली क्या बात है? कोई बात नहीं है। शादी के लिए कहना कोई गलत बात तो नहीं। बात गलत है।
आप खुद को देखें और मुझे देखें, कितना फ़र्क है हम दोनों में। और आप शादी की बात कर रहे हैं। आरज़ू बीच में उसकी बात काट कर कहती है, ये सारे फ़र्क मिट जाएंगे। तुम एक बार शादी के लिए हाँ तो करो। वासे उसे कायल करने की कोशिश करता है। देखें, मुझे आपसे शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए दोबारा मेरे रास्ते में मत आइएगा। आरज़ू तहम्मुल से कहती आगे बढ़ने लगती है, पर वासे उसका हाथ थाम कर अपनी जानिब खींचता है। मैं आऊँगा तुम्हारे हर रास्ते में और तुम्हारी हर मंजिल बनकर दिखाऊंगा। वासे के फिर से हाथ पकड़ने पर बेसाख्ता ही आरज़ू का हाथ उठता है और उसके चेहरे पर अपने हाथ का निशान छोड़ जाता है। 2 बार आराम से मना कर चुकी हूँ कि मेरा हाथ पकड़ने की गलती मत करें, पर लगता है आपको आराम से कही बात ना समझ में नहीं आती, इसलिए बार बार ये गलती दोहरा रहे हैं। अब आइंदा मुझे हाथ लगाने से पहले ये थप्पड़ याद रख लीजिएगा। और दूसरी बात, मैं आप जैसे बिगड़े हुए शख्स से शादी तो दूर की बात, कभी बात करना भी पसंद नहीं करती। आरज़ू गुस्से से क्या क्या बोलती चली गई, उसे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं हो सका, जबकि वासे की लाल आंखें उसके ज़ब्त का पता दे रही थी। तुमने ये सही नहीं किया। पहले मैं आराम से तुमसे बात करने आया था, पर अब मैं दूसरा रास्ता अपनाऊंगा। और क्या कहा तुमने? तुम मेरे जैसे शख्स से बात करना भी पसंद नहीं करती, तो अब तुम्हें पूरी जिंदगी इसी शख्स के साथ गुजारनी पड़ेगी। तुम पछताओगी अपने इस थप्पड़ पर। वासे लाल अंगारा आंखों से उसकी आंखों में देखकर बोलता वहां से चला जाता है। पीछे आरज़ू अपने लफ्जों पर गौर करती शर्मिंदा हो जाती है। अल्लाह जी मुझे माफ़ कर दे, कल पापा ने इतना कुछ समझाया भी था, फिर भी मैं गुस्से में इतना कुछ बोल गई। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। मैं क्या करती, बार बार उसके हाथ लगाने पर गुस्सा आ गया था ना। आरज़ू ऊपर चेहरा किए आसमान को देखकर मुंह में ही बुड़बुड़ाती हुई अपनी गलती की माफ़ी मांगती है। अल्लाह तो उसे माफ़ी दे देगा, पर वासे दुरानी उसकी गलती पर उसे सजा दिए बगैर माफ़ी नहीं दे सकता। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।